सुरभि ऑफिस से लौट रही थी तो गाड़ी की तेज गति के साथ उसके विचार भी अनियंत्रित गति से भागे जा रहे थे। आज उसे प्रमोशन लेटर मिला था। 4 लोगों को पीछे छोड़ करके उसे ब्रांच मैनेजर के पद के लिए चुना गया था। उसे सफलता की उम्मीद तो थी, पर पूरी भी होगी इस बात का मन में संशय था, क्योंकि उससे भी सीनियर ऑफिसर इस पद के दावेदार थे। उन सबको सुपरसीड करके इस पद को पाना उसकी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस उपलब्धि पर ऑफिस में सभी लोगों ने बधाई तो दी ही थी, ट्रीट की मांग भी कर डाली थी। उसने उसी समय अपने चपरासी को बुलाकर मिठाई लाने के लिए पैसे दिए थे तथा सबका मुंह मीठा करवाया था। ये खुशखबरी वह सबसे पहले पति अभिनव को देना चाहती थी, जिसने हर अच्छे बुरे पल में हमेशा उसका साथ दिया था। चाहती तो फ़ोन के द्वारा भी उसे ये खुशखबरी दे सकती थी, पर ऐसा करने से सामने वाले की प्रतिक्रिया तो नहीं देखी जा सकती थी। बहुत पापड़ बेले थे उसने, घर बाहर हर संभव समझौता करने की कोशिश किया था। एकमात्र बेटे की बहू होने के कारण सास ससुर को जहाँ उससे बहुत उम्मीदें थी, वहीं कर्तव्यों की अनेकानेक बेड़ियां भी उसे लपेटने को आतुर थी। शादी से पहले सास कुसुम देवी ने उससे पूछा था, अगर नौकरी और परिवार में तुम्हें कोई एक चुनना पड़े तो तुम किसे महत्व दोगी? परिवार को। माँ के सिखाए शब्द उसके मुंह से अनायास ही निकल गए थे, क्योंकि माँ नहीं चाहती थी कि उसकी किसी मूर्खता के कारण इतना अच्छा घर व वर हाथ से निकल जाए। उन्होंने उसे पहले ही नपा तुला तथा सोच समझकर बोलने की हिदायत दे दी थी। उसके माँ पापा को अभिनव बहुत पसंद आया था। उसका स्वभाव, अच्छी पोस्ट, उससे भी अधिक उसका सुदर्शन व्यक्तित्व। अभिनव एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था, जबकि वह स्वयं बैंक में परिवीक्षा अधिकारी थी। वह किसी हालत में अपनी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन सास तो सास, माँ का भी यही कहना था कि एक लड़की के लिए उसका घर परिवार उसकी महत्वाकांक्षा से अधिक होना चाहिए। हमें चाहे स्वयं को कितना भी आधुनिक क्यों ना मानने लगे, पर मानसिकता नहीं बदलने वाली। औरत चाहे पुरुष से अधिक ही क्यों ना कमा रही हो, पर उसका हाथ और सिर हमेशा नीचे ही रहना चाहिए। ये बात और है कि एक स्त्री अपनी इसी विशेषता और विनम्रता के बल पर एक दिन सबके दिलों पर राज करने में सक्षम हो सकती है। बस इसी मानसिकता के तहत उसकी माँ ने सोच समझकर जवाब देने के लिए कहा था, और उसने वही किया भी था। कुसुम देवी सुरभि के जवाब से बेहद संतुष्ट हुई थी और उन्होंने उसे अपनी बहू बनाने का निर्णय ले लिया था। शादी के बाद धीरे धीरे उसके लिए भी अपने कैरियर से अधिक घर परिवार महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर घर में सुख शांति रहे तो ऑफिस में भी ज़्यादा मन और शांति से काम किया जा सकता है। उसकी ससुराल में संयुक्त परिवार और अच्छा व बड़ा 5 बेडरूम का घर था। उसके शादी के 3 महीने बाद ही ससुर आलोक जी रिटायर हो गए थे और ननद शिप्रा की शादी हो गई थी, पर उसी शहर में रहने के कारण उसका आना जाना लगा रहता था। शादी के बाद सारी जिम्मेदारी मम्मी जी ने उसे सौंप दी थी। इस बात से जहाँ उसे खुशी का अनुभव हुआ था, वहीं कभी कभी खींच भी होने लगती थी, क्योंकि सुबह से लेकर देर रात तक वह रसोई में ही लगी रह जाती थी। कहने को तो खाना बनाने के लिए नौकरानी थी, पर उसे सुपरवाइज तथा गाइड करना, सबके मन मुताबिक नाश्ता खाना बनवाकर सर्व करना उसका ही काम था। सुबह सुबह सबको बेड टी तथा रात में गरम गरम दूध देना तो उसे ही करना पड़ता था, वह भी सबके समय के अनुसार। शादी से पहले जिस लड़की ने कभी एक गिलास पानी भी खुद लेकर न पिया हो, सिर्फ पढ़ना ही जिसका ध्येय रहा हो, दोहरी जिम्मेदारी निभाना तथा साथ में सबको खुश रखना किसी चुनौती से कम नहीं था। पर जहाँ चाह हो वहाँ राह निकल ही आती है। सुरभि जब प्रेग्नेंट हुई तो घर भर में खुशियों के फूल खिल गए थे। सासू माँ ने उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ साझा कर ली थी। डिनर अब वे अपनी देख रेख में बनवाने लगी थीं। उस दिन संडे था। शाम की चाय सब एक साथ बैठे पी रहे थे कि अचानक ससुर जी आलोक जी ने चाय का कप टेबल पर रख दिया तथा बेचैनी की शिकायत की। जब तक कोई कुछ समझ पाता वे गिर के अचेत हो गए। अभिनव ने आनन फानन गाड़ी निकाली और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, पर वे बचे नहीं।
मम्मी जी अचानक हुई इस घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, बार बार बेहोश होने लगी। तो डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया। उसके बाद विधि विधान से सारे काम हुए, पर मम्मी जी सामने रहते हुए भी नहीं थी। आखिर इतने वर्षों का साथ भुलाना आसान नहीं होता। फिर वे सबसे कटी कटी रहने लगी और घर से सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगा। ऐसे में सुरभि कभी कभी ये सोचती कि वो अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर में उसे लगता कि ऐसी मुश्किलें तो हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं। तो क्या हर कोई पलायन कर जाता है? नहीं, वह नौकरी नहीं छोड़ेगी। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और सुरभि को एक प्यारी सी बेटी हुई। उसका नाम अदिति रखा गया। सुरभि ने 6 महीने का ब्रेक लिया, फिर ऑफिस जाना शुरू किया तो अदिति के लिए आया की व्यवस्था कर दी। उस पर भी मम्मी जी के ताने कि ज़रा भी आराम नहीं करने देती, हर समय चिल्पो। क्या ज़िंदगी है, अपने बच्चे भी पाले और अब बच्चों के बच्चे भी पालो। सुरभि यह सब सुनती, पर यह सोचकर मन को शांत करने की कोशिश करती कि वे अभी भी अपने दुख से उबर नहीं पाई हैं, पर फिर भी मन अशांत रहने लगा था। ऑफिस पहुंचने में जरा सी भी देर होने पर सहकर्मी ताने कसते कि ये महिलाएं काम करने के लिए नहीं, मटर गश्ती करने के लिए आती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता गया और अदिति ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। मम्मी ने जी भी स्वयं को संभाल लिया। अदिति ने के स्कूल से आने पर जहाँ वे अदिति का ख्याल रखती थी, वहीं उसके साथ बाहर भी आने जाने लगी थी। घर का वातावरण सामान्य होने और अदिति के बड़ा और समझदार होने पर अभिनव को उसके साथ के लिए एक और बच्चे की चाहत हुई। चाहत तो उसे भी थी, पर फिर वही परेशानी और अस्त व्यस्त जिंदगी। ये सोचकर वह इतना बड़ा निर्णय लेने में झिझक रही थी। फिर सोचा कि अगर प्लानिंग करनी है तो अभी ही क्यों नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, कठिनाइयाँ और बढ़ती जाएगी। उसकी कोख में फिर हलचल हुई तो नए मेहमान के आने की खबर मात्र से मम्मी जी चहक उठी। लेकिन कहा, सुरभि, इस बार लड़का ही होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। मम्मी जी, ये मेरे बस में नहीं है, ये कहना चाहकर भी नहीं कह पाई थी सुरभि, पर इतना जरूर मन में आया था कि हम चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ लिख जाए, आधुनिक होने का दम भर लें, पर लड़का लड़की में अभी भी भेदभाव कायम है। संयोग से इस बार उसे बेटा ही हुआ, लेकिन पहले की तरह इस बार भी कठिनाइयाँ बहुत आई। पर अपने उद्देश्य से वह नहीं भटकी, क्योंकि उसने मन ही मन ये फैसला किया था कि अपने कार्य और कर्तव्य का निर्वहन वह पूरी ईमानदारी से करेगी। दूसरा क्या कहता है इस पर ध्यान नहीं देगी। शायद उसकी एकाग्रता और सफलता का यही मूल मंत्र था। चौराहे पर लाल बत्ती के साथ ही उसकी सोच पर भी ब्रेक लग गया। यहाँ से घर तक का सिर्फ 10 मिनट का रास्ता था। 4 लोगों को मात देख के ब्रांच मैनेजर बनना उसके कैरियर का अहम मोड़ था। वह इस खुशी को सबके साथ साझा करना चाहती थी, चाहे प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ भी क्यों ना सुनना पड़े। सुरभि के घर के अंदर दाखिल होते ही अभिनव ने कहा, सुरभि, तुम आ गई? कल मुझे कंपनी के काम से दुबई जाना है। सुबह 6 बजे की फ़्लाइट है। प्लीज़ मेरा सूटकेस पैक कर देना। और हाँ, कल माँ को डॉक्टर मेहरा को शाम 7 बजे दिखाना है। तुम ले जाना और प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करना। कल के लिए मुझे प्रेजेंटेशन तैयार करना है। अभिनव का तो ये रोज़ का काम था। ऑफिस तो ऑफिस, वे घर में भी हमेशा ऐसे ही बिजी रहा करते थे। कभी प्रेजेंटेशन, कभी कॉन्फ्रेंसिंग, तो कभी टूर, और कुछ नहीं तो उनका फ़ोन से ही पीछा नहीं छूटता। सीईओ जो हैं कंपनी के, आज वह अपने लिए उनसे समय का एक टुकड़ा चाह रही थी, पर वह भी नहीं मिला। सुरभि बहू, आ गई हो तो ज़रा मेरे लिए अदरक वाली, इलायची वाली चाय बना देना। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी की आवाज़ आई। सुरभि मम्मी जी को चाय देकर लौट ही रही थी कि विहान ने कहा, मम्मा, आज मेरे फ्रेंड अथर्व का बर्थडे है। वह होटल वेलकम में ट्रीट दे रहा है। देर हो जाए तो चिंता मत कीजिएगा। उसका प्रमोशन लेटर पर्स में ही पड़ा रह गया। सबको व्यस्त देखकर तथा मम्मी जी की पिछली बातों को याद कर मन का उत्साह
ठंडा पड़ गया था। अब अपनी सफलता का लेटर किसी को भी दिखाने का उसका मन नहीं हो रहा था। उसकी सारी खुशियों पर मानो किसी ने ठंडा पानी डाल दिया था। बुझे मन से उसने रसोई की ओर कदम बढ़ाया। आखिर डिनर की तैयारी के साथ अभिनव का सूटकेस भी तो उसे लगाना था। मम्मा, मैं वेज सैंडविच बनाने जा रही हूँ, आप लेंगी? अदिति ने सुरभि से पूछा। लेकिन सुरभि की कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न करने पर अदिति ने उसे झकझोरते हुए फिर अपना सवाल दोहराया। फिर भी जवाब में सूनी आंखों से उसे अपनी ओर देखता पाकर उसने पूछा, क्या बात है मम्मा, क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, तुम अपने लिए सैंडविच बना लो, मेरा खाने का मन नहीं है। मम्मा, कुछ बात तो है, वरना वेज सैंडविच के लिए आप कभी मना नहीं करती हो। कोई बात नहीं है, कुछ तो है जो आप मुझे भी नहीं बताना चाहती हैं। आफ्टर ऑल वी आर फ्रेंड, आप ही तो कहती हो। अदिति के इतने आग्रह पर आखिर सुरभि से रहा नहीं गया। उसने प्रमोशन लेटर की बात उसे बता दी। वाह मम्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर ग्रेट, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैं अभी पापा को बताकर आती हूँ। उन्हें डिस्टर्ब मत करना अदिति, ज़रूरी काम कर रहे हैं, कल उन्हें दुबई जाना है। विहान, वो अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में गया है। तब ठीक है, दादी को बताकर आती हूँ। नहीं बेटा, उनके सिर में दर्द हो रहा है, उन्हें चाय और दवा देकर आई हूँ, वे आराम कर रही होंगी। ठीक है, डिनर के समय ये खुशखबरी सबके साथ शेयर करूँगी। मैं अभी आई। जब तक सुरभि कुछ कहती तब तक वह जा चुकी थी। डिनर की सब्जियां बनाकर रख दी तथा अभिनव का सूटकेस लगाने चली गई। लगभग 1 घंटे बाद लौटकर डिनर के लिए डाइनिंग टेबल अरेंज करने जा रही थी कि अदिति को एक बड़ा सा डब्बा हाथ में लेकर अंदर प्रवेश करते हुए देखा। ये क्या है बेटा? एक सरप्राइज़। कैसा सरप्राइज़? वेट मम्मा, वेट। मम्मा, दीदी ने मुझे फ़ोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा था, पर कारण नहीं बताया। क्या बात है मम्मा, सब ठीक है? थोड़ी ही देर बाद विहान ने अंदर आते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की झलक थी। मम्मा, आप अंदर जाइए, जब मैं बुलाऊं तब आइएगा। उसके हाथ से डिनर प्लेट लेते हुए अदिति ने कहा। मम्मा प्लीज़, बस थोड़ी देर। सुरभि को आश्चर्य में पड़ा देख अदिति ने कहा। वह अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद अदिति ने सबको बुलाया। केक? किसका बर्थडे है आज? डाइनिंग टेबल पर केक रखा देखकर मम्मी जी ने प्रश्न दागा। अभिनव और विहान भी अदिति की ओर आश्चर्य से देख रहे थे। वेट 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 मम्मा, प्लीज़ आप इधर आइए, कहते हुए अदिति सुरभि का हाथ पकड़कर उसे डाइनिंग टेबल के पास ले गई तथा हाथ में चाकू पकड़ाते हुए कहा, मम्मा केक काटिए। अदिति की बात सुनकर सासू माँ, अभिनव और विहान अदिति को आश्चर्य से देखने लगे। आज मेरी मम्मा का जन्मदिन है, मेरी मम्मा की कैरियर का नया जन्मदिन, उसने सबके आश्चर्य को देखते हुए कहा। कैरियर का नया जन्मदिन? क्या कह रही हो दीदी? आश्चर्य से विहान ने पूछा। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, आज मेरी मम्मा का प्रमोशन हुआ है, वे ब्रांच मैनेजर बन गई हैं। मम्मा प्लीज़, इस खुशी के अवसर पर केक काट कर हम सबका मुंह मीठा करवाइए, अदिति ने सुरभि से आग्रह करते हुए कहा। कॉन्ग्रेचुलेशन मम्मा, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू, विहान ने उसके गले लगकर बधाई देते हुए कहा। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा प्रमोशन हो गया है? अभिनव बोले। तुम बिजी थे। बधाई? कब ज्वाइन करना है? कल ही, इसी ब्रांच में। बधाई हो बहू, बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी, पर ऑफिस में ही इतना मत उलझ जाना कि घर अस्त व्यस्त हो जाए। घर में तू बहू के रूप में भी सफल होकर दिखाना। माँ जी, आप निश्चिंत रहे, मैं ऑफिस में ही ब्रांच मैनेजर हूँ, घर में तो आपकी बहू ही हूँ, सुरभि ने उनके कदमों में झुकते हुए कहा। वह तो मैंने ऐसे ही कह दिया था सुरभि, सच तो ये है कि तूने घर की सारी जिम्मेदारियों के साथ बाहर की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई है। मुझे तुझ पर गर्व है, और मेरी जितनी सेवा तूने की है उतनी तो मेरी बेटी भी नहीं कर पाती। ऐसा मत कहिए मम्मी जी, आप माँ हैं मेरी, अगर आप पग पग पर मेरे साथ खड़ी ना होती तो शायद ना मैं सफलता प्राप्त कर पाती और ना ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से कर पाती। मम्मा केक, अदिति ने कहा। हाँ बेटा। माँ जी और अभिनव की आंखों में स्वयं के लिए सम्मान देखकर
सुरभि के मन में जमी बर्फ पिघलने लगी थी। हर उत्तरदायित्व को निभाते जाना ही एक बार फिर उसके जीवन का लक्ष्य बन गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है परवाह। कॉलेज में सभी स्टाफ में एक चर्चा हो रही थी। वो जो नई लाइब्रेरियन आई है वो तलाकशुदा है। ये बात सारे स्टाफ को पता थी। मुझे तो इंटरव्यू के समय ही पता चल गया था। CHM प्राइवेट कॉलेज में हमारा इंटरव्यू एक साथ था। मेरे पास पुस्तकालय साइंस में डिग्री थी, उसके पास मास्टर डिग्री। कॉलेज की इंटरव्यू कमेटी में प्रिंसिपल मैडम ने, जो कॉलेज की मालकिन, अध्यक्ष, सभी कुछ वही एकमात्र थी, हमें बताया गया था कि कमेटी इंटरव्यू लेगी। मगर जब कमरे के अंदर पहुँचे तो वही थी, यानी पूरी कमेटी किरण मैडम ही थी। उन्होंने हमारे भरे हुए फॉर्म और डिग्रियां देखी, फिर मुझसे कहा, आप शादीशुदा हैं? जी। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी है? जी, मैंने कहा। फिर उन्होंने मेरे पास खड़ी उस अति सुंदर व गोरी लड़की से पूछा, आपकी मास्टर डिग्री है? मास्टर ऑफ लाइब्रेरी है? आप अनुजा शर्मा? जी, उसने कहा। लेकिन उसकी जी कहने में मेरी जैसी दीनता नहीं थी। आप तलाकशुदा हैं? जी, उसने बेझिझक कहा। पूछ सकती हूँ क्यों? पर्सनल मैटर, उसने जवाब देना उचित नहीं समझा। ओके। कॉलेज की मालकिन, जो अध्यक्ष व प्रिंसिपल भी थी, ने कहा, तो आप आज से लाइब्रेरियन की पोस्ट संभालेंगी और विनीत आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन। और हाँ, अटेंडेंट की पोस्ट इस वर्ष नहीं है, आप दोनों को ही सब कुछ संभालना है। जी, हम दोनों के मुंह से एक साथ निकला। इस प्राइवेट कॉलेज में मेरी सैलरी 25,000 मासिक थी और मेरे सीनियर अनुजा की 30,000। अनुजा अब मेरे लिए अनुजा जी थी, क्योंकि वे मुझसे बड़ी पोस्ट पर थीं। अनुजा के बाहर जाते ही मैं भी बाहर निकलने ही वाला था कि प्रिंसिपल मैडम ने मुझे रोकते हुए कहा, विनीत तलाकशुदा है, संभल कर, भूखी शेरनी कच्चा खा जाती है शिकार को। कह वे जोर से हंसती हुई आगे बोली, मजाक कर रही थी, आप जा सकते हैं। विशाल लाइब्रेरी कक्ष काम बहुत ज़्यादा नहीं रहता था। मैं अनुजा जी के साथ ही काम करता था, बल्कि उनके अधीन था। मुझे उनके तलाकशुदा होने से हमदर्दी थी, दुख था। इतनी सुंदर स्त्री, कैसा बेवकूफ़ पति है जिसने उसे डिवोर्स दे दिया। लेकिन अनुजा जी के चेहरे पर कोई दुख नहीं था। वे खूब खुश रहती, हरदम हंसी मजाक करती रहती। पहले तो उन्होंने मुझसे अपने नाम के आगे जी लगवाना बंद करवाया। आपकी उम्र 31 वर्ष है और मेरी 31 साल छोटी हूँ आपसे। ये जी लगाना बंद करिए, केवल अनुजा कहा करिए। लेकिन आप सीनियर हैं, ये कौन सी फौज या पुलिस की नौकरी है? इतने अनुशासन की ज़रूरत नहीं है। हम साथ काम करते हैं, दोस्तों की तरह बातें करें तो ज़्यादा सहज रहेगा मेरे लिए। मैं उनकी बात से सहमत था। इन 7 महीनों में हम एक दूसरे से बहुत घुल मिल गए थे। कॉलेज के काम में एक दूसरे की हेल्प कर दिया करते थे, अपनी हर बात एक दूसरे को बता दिया करते थे। उन्होंने अपने जीवन को लेकर, परिवार को लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की और ना ही मुझसे कभी मेरे परिवार के बारे में पूछा। वे सिर्फ इतना पूछती, और घर में सब ठीक है? उनके हंसी मजाक से मुझे कई बार लगता था कि वे अपने अंदर के दर्द को छिपाने के लिए दिखावे की हंसी हंसती है, लेकिन मुझे बहुत समय बाद भी ऐसा कुछ नज़र नहीं आया उनमें। कोई दर्द, तकलीफ, परेशानी नहीं। और मैं हद से ज़्यादा जानने को उत्सुक था कि उनके पति ने उन्हें तलाक क्यों दिया। हम लंच साथ करते, चाय साथ पीते, इधर उधर की बातें भी दोस्तों की तरह मिलकर करते। कॉलेज के काम से भी कई बार साथ बाहर जाना होता। आपसे एक बात पूछूं अनुजा? एक दोपहर लंच के समय मैंने कहा। मेरे तलाक के बारे में, उन्होंने सहज भाव से कहा। फिर हंसते हुए बोली, एक पुरुष को स्त्री के बारे में जानने की उत्सुकता रहती ही है, पूछिए। आप इतनी सुंदर है, सिर से लेकर पैरों तक आप में कोई कमी नहीं, व्यवहारिक भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, फिर आपके पति ने आपको तलाक कैसे दे दिया?
उन्होंने सहज भाव से कहा, सुंदरता का तलाक से कोई तालमेल नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि तलाक मेरे पति ने नहीं, मैंने दिया है उन्हें। अब मैं विस्मय में था। आपने? क्या आपके पति शराबी जुआरी टाइप व्यक्ति है? नहीं थे। अब वे मेरे पति नहीं हैं। नहीं, वे शराबी कबाबी जुआरी टाइप नहीं थे। तो किसी दूसरी औरत से? मेरी बात बीच में ही काटते हुए उन्होंने कहा, नहीं। तो दहेज की मांग? नहीं, अनुजा ने कहा। तो आपकी पसंद से शादी नहीं हुई थी? नहीं, हमारी लव मैरिज थी, अनुजा ने बिल्कुल सहज भाव से कहा। कहते हुए उनके चेहरे पर हल्का सा भी तनाव नहीं था। अब मेरे पास पूछने को कुछ नहीं था सिवाय इसके कि फिर तलाक की वजह। लेकिन मैंने दूसरी बात पूछी, आपकी माता पिता को चिंता रहती होगी? रहती तो होगी, अनुजा ने लापरवाही से कहा। हर माँ बाप को रहती है, लेकिन उतनी नहीं। बल्कि उनका ये कहना है कि अपनी पसंद की शादी की थी, अब भुगतो। फिर उन्हें शायद अच्छा लगा हो कि बेटी ने बगावत की। विद्रोह असफल हुआ। बेटी हार कर घर वापस आ गई, जैसा कि सहज मानवीय प्रकृति होती है। बेटी घर पर है तो घर भी देखती है और अपना कमा भी लेती है। एक भाई है जो अपने परिवार के साथ मुंबई में रहता है। अब मुझे पूछना था, क्योंकि मुख्य सवाल यही था। फिर डिवोर्स की वजह? उसने उल्टा मुझसे प्रश्न किया। पुरुष क्यों डिवोर्स देते हैं अपनी पत्नी को? मैं कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ सोचते हुए कहा, शायद उन्हें किसी दूसरी स्त्री से प्रेम हो जाता होगा, इसीलिए। बस यही एक वजह है। दूसरी कोई वजह हो तो मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। फिर मेरे मन में अनायास ही ख्याल आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनुजा को किसी और से प्यार हो गया हो शादी के बाद। हो सकता है कि बड़े घर में शादी हुई हो, सोचा होगा तलाक में लंबी रकम हासिल करके आराम से अपने प्रेमी से विवाह। लेकिन नहीं, इतने समय में तो कोई नहीं दिखा ऐसा, और ना ही कभी अनुजा ने बताया, ना कोई उससे मिलने आया। अनुजा ने मुझे विचारों में खोया देखकर कहा, ऐसा कुछ नहीं है विनीत, जैसा आप सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगा कि मेरे मन की बात पकड़ ली अनुजा ने। मैं हड़बड़ा गया। उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे किसी दूसरे पुरुष से प्रेम नहीं हुआ, जैसा कि आजकल महिलाएं करती हैं। तलाक लो, तगड़ा मुआवजा मांगो। मेरा भूतपूर्व पति सरकारी अस्पताल में लोअर डिवीजन क्लर्क था से मतलब? वो जिंदा है, लेकिन मेरा पति नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा था फिर तलाक की क्या वजह हो सकती थी। समाज तलाकशुदा महिला के बारे में क्या सोचता है? मैंने पूछा। कौन सा समाज? मुझे क्या लेना देना समाज से? समाज का काम है बातें बनाना। समाज अपना काम बखूबी कर रहा है और मैं अपना जीवन अपने तरीके से जी रही हूँ, उन्होंने समाज को ठेंगा दिखाने वाले अंदाज में कहा। लेकिन कोई तो वजह होगी तलाक की। इतना बड़ा फैसला। शादी 7 जन्मों का बंधन होता है, मैंने कहा। शादी 7 जन्मों का बंधन? आप पुरुष लोग कब तक 7 जन्मों की आड़ लेकर हम स्त्रियों को बांध कर रखेंगे? ये औरतों को बेवकूफ़ बनाने की बात है, अनुजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। आप तो नारीवादी विचारधारा की हैं। नहीं, मैं बिल्कुल भी पुरुष विरोधी विचारधारा की नहीं हूँ। लंच समाप्त हो चुका था। मैंने उठते हुए पूछा, अनुजा शादीशुदा रही हैं आप, अपनी शारीरिक इच्छाएं कैसे? मुझे लगा भी कि ये मर्यादा लांघ रहा है, अतः मैं बीच ही में चुप हो गया। लेकिन अनुजा जी मेरी बात पूरी सुने बिना ही जा चुकी थी। शाम को हम अपने अपने घर निकल जाते। कॉलेज की बस हमें हमारे स्टॉप पर छोड़ देती। पहले उनका घर पड़ता था। वे हंसते हुए बाय कहते हुए उतर जाती। उन्होंने मुझसे कभी अपने घर आने को नहीं कहा। मुझे भी जाना नहीं चाहिए। पता नहीं एक तलाकशुदा महिला के घर जाने पर उसके पास पड़ोस के लोग, उसके माता पिता क्या सोचे। कहीं मुझे उसका नया प्रेमी ना समझ बैठे। फिर प्रिंसिपल मैडम ने कहा भी था, भले ही मजाक में, कि भूखी शेरनी है, बच के रहना, कच्चा खा जाएगी। मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा। इन 7 महीनों में व्यवहारिकता के नाते मैं तो उन्हें अपने घर आमंत्रित कर सकता हूँ।
अतः दूसरे दिन मैंने कहा, कभी हमारे घर आइए। औपचारिकता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे दिन भर मिलना होता है। आपके घर के लोगों को मैं जानती भी नहीं। उनसे मिलकर क्या करूँगी? फिर मेरे डिवोर्सी होने का पता चलेगा तो तुम्हारी पत्नी के मन में शक बैठ सकता है कि कहीं मेरा आपसे। अनुजा ने बात अधूरी छोड़ दी। उसे मैंने ये कहकर पूरा किया, वह ऐसा क्यों सोचेगी? सोचने में क्या जाता है, सोच सकती है। क्यों बेचारी के दिमाग में खलल डालना? मुझे और आपको कोई यहाँ परमानेंट नौकरी तो करनी नहीं है, ना ही कॉलेज वालों ने हमें रखना है। दूसरी अच्छी जॉब मिली तो मैं भी छोड़ दूंगी। आपका परिवार है, आपको घर चलाने के लिए ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत है। आप भी कोई ना कोई नौकरी तलाश ही रहे होंगे। हाँ, मैंने पीएससी का फॉर्म भरा है और मैंने भी सेंट्रल स्कूल में। आप बिल्कुल साफ और सपाट बोलती हैं। सही बात को बोलने में हरज कैसा? फिर आपने तलाक की वजह क्यों नहीं बताई? चलो अब बता देती हूँ। मैं और राजीव एक दूसरे से प्यार करते थे, बल्कि वो मेरा ज़्यादा दीवाना था। घर से भागकर शादी की। दोनों के घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। समाज अलग अलग था दोनों का। लेकिन राजीव के पास सरकारी नौकरी थी तो कोई परेशानी नहीं हुई। व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्षम हो तो बहुत सी परेशानियों का समाधान हो जाता है। पता नहीं मेरे दीवाने पति ने राजीव को शादी की रात क्या सूझी कि उसने एक फालतू सा सवाल उठाया कि अनुजा, अब हम नई जिंदगी शुरू करने वाले हैं। अच्छा होगा कि हम विवाह से पहले के संबंधों के बारे में एक दूसरे को सच सच बता दें। इससे संबंधों में एक दूसरे के प्रति प्यार, विश्वास और ईमानदारी बढ़ेगी। और फिर उसने शादी से पहले के अपने संबंधों के बारे में बताया। एक रिश्ते की भाभी से और एक कॉलेज की गर्लफ्रेंड से संबंध होना स्वीकार किया। उसने यह भी स्वीकारा कि जब मेरे साथ प्यार में था तब भी उसके एक विवाहित औरत से संबंध थे। वह कई बार वैश्याओं के पास जा चुका है। उसके बताने में शर्म और हया बिल्कुल नहीं थी, बल्कि गर्व ज़्यादा था। फिर उसने कहा कि अब तुम बताओ। मैंने कुछ याद किया, फिर कहा, बहुत पहले की बात है। उस समय मेरी उम्र 17 साल रही होगी और मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के की 18 या ज़्यादा से ज़्यादा 19। एक दिन मेरे घर में कोई नहीं था। वह आया तो था पढ़ाई के काम से, लेकिन उसने ना जाने क्या सूझी कि उसने मुझे किस करना शुरू कर दिया। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैं मना नहीं कर पाई। तापमान इतना बढ़ चुका था शरीर का कि लौटना संभव नहीं था। मैं स्वयं आग में पिघलना चाहती थी। मैं पिघली और शरीर का सारा भार फूल सा हल्का हो गया। मेरे अतीत की हकीकत सुनकर मेरे पति राजीव के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसके चेहरे पर अनेक भाव आ जा रहे थे, जिनमें कठोरता, धिक्कार और भी ना जाने क्या क्या था। उसने कहा कि इससे अच्छा था कि तुम मुझे न ही बताती। मैंने एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसका कौमार्य पहले ही भंग हो चुका है, वो भी उसकी इच्छा से। जिस लड़की के पीछे मैंने सब कुछ छोड़ा, घर, परिवार, जाति, समाज, वही कैरेक्टरलेस निकली। मैंने गुस्से में कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो? जब तुम ये सब करते कैरेक्टरलेस नहीं हुए तो मैं कैसे हो गई? मैंने भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ा। फिर तुमने ही अतीत के बारे में पूछा, वह अतीत जिससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था। उस समय तो मैं तुम्हें जानती तक नहीं थी। तुमने तो उस समय भी चरित्रहीनता दिखाई जब तुम मेरे साथ प्यार में डूबे हुए थे। मेरी बात सुनकर वह बोला कि मेरी बात और है, मैं पुरुष हूँ। मैंने कहा कि तुम करो तो पुरुषत्व और मैं करूँ तो चरित्रहीनता। मेरा शरीर है, मेरी मर्जी है, मेरी स्वीकारोक्ति थी। तुमने पूछा इसलिए मैंने बताया। इस पर उसका कहना था कि शादी से पहले बता देती। मैंने जवाब दिया कि तुम पूछते तो ज़रूर बताती। इसके बाद वह मुझसे खींचा खींचा सा रहने लगा। जब देखो उसका मुंह लटका रहता, उसका मूड उखड़ा रहता। कई दिन बीत गए। एक दिन मैंने उससे कहा कि इसमें इतना टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, हम अलग हो जाते हैं, तलाक ले लेते हैं। इस पर उसने कहा कि शादी के 1 महीने बाद ही तलाक, मजाक है क्या? लोग क्या सोचेंगे? मेरा जवाब था कि लोग गए भाड़ में। मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना चाहती जो अपने संबंध गर्व से बताए और पत्नी के बताने पर ऐसा जाहिर करे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। सच सुनने की हिम्मत नहीं थी तो पूछा क्यों और अपना सच बताया क्यों?
वह अभिमान से बोला कि मैं तो पुरुष हूँ, लोग तुम्हें डिवोर्सी कहेंगे। मेरा कहना था कि मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, लोग कहेंगे तो तुम्हारे बारे में भी, लेकिन मर्द होने के अहम में तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे बारे में उल्टा सीधा कहकर तुम लौट जाओगे अपने घर वापस, तुम्हारी धूमधाम से शादी हो जाएगी और मुझे लोग वही कहेंगे जो तुम कह रहे हो। कहते रहें, मैं दुगले खोखले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहती। सारी ज़िंदगी घुटकर जीने से अच्छा है कि हम एक दूसरे से मुक्त होकर अपने जीवन को अपने अपने तरीके से जिए। मेरे लिए संबंध टूटने का अर्थ जीवन ख़त्म होना नहीं है और मैं तलाकशुदा हो गई। मैं अनुजा के सच को सुनकर एक ओर हैरान भी था तो दूसरी ओर उसके सच से प्रभावित भी। लेकिन फिर भी मैंने उससे कहा, अनुजा, औरतों को कुछ बातें छिपा कर ही रखना चाहिए, उन्हें उजागर न करना ही बेहतर रहता है। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखकर कहा, छिपा कर गुनाह रखा जाता है। मैंने कोई अपराध नहीं किया था। जब उसने नहीं छिपाया तो मैं क्यों छिपाती? क्योंकि मैं औरत हूँ। मैं ऐसे पुरुष को पसंद नहीं करती जो स्त्री के लिए अलग और अपने लिए अलग मानदंड तय करे। मेरे शरीर का एक अंग मेरा सर्वांग नहीं है। मेरे पास अपना स्वाभिमान है, शिक्षा है, मेरा अपना वजूद है। अपनी स्वेच्छा से अपने शरीर को अपनी पसंद के व्यक्ति को एक बार सौंपने का अर्थ यदि पुरुष की नज़र में चरित्रहीनता है तो हम क्या वेश्याओं से गए गुजरे हो गए? और वे पुरुष क्या हुए जो अपने रिश्ते की महिलाओं से लेकर वेश्याओं तक से संबंध बनाए हैं? वे मर्द हो गए? नहीं चाहिए मुझे ऐसा पाखंडी पति। अनुजा की बात ठीक ही थी। हम दोनों के संबंध नौकरी करते तक मधुर रहे। वह सच्ची थी, सच कहने का हौसला था उसमें। कोई भी आवेदन करते समय आवेदन के कॉलम में क्यों पूछा जाता है विवाहित, अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा? किसी एक पर निशान लगाइए। नौकरी से इन सब बातों का क्या लेना देना? नौकरी का फॉर्म भरवा रहे हैं या शादी का? मुझे मालूम था कि अनुजा को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल चुकी होगी और आवेदन के कॉलम में उसने डिवोर्सी भरा होगा बिना किसी झिझक के, और सारे विभाग में उसके तलाकशुदा होने की चर्चा भी होने लगी होगी। लोग तरह तरह से उसके बारे में बातें करने लगे होंगे, लेकिन अनुजा जैसी महिलाओं को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब व्यक्ति सच बोलता है तो डरता नहीं है और ना ही किसी की परवाह करता है। अनुजा भी उन्हीं में से एक है। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।